जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहाँ कितना मस्त होंगे तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाला है पिछला अगर वीडियो आप देखे होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा या प्ले लिस्ट रहेगा। ओके, तो उसमें हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन ये सब कितना नियम होता है, टोटली चीज़ को प्रकाश का विवर्तन क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश के नेचर के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, पारदर्शी अपारदर्शी पारभासी, है ना। ये सब सभी वीडियो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम लेकर के आपको आए हैं कि आपको बताए थे कि यदि दो समतल दर्पण, दो को क्या करना, समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हो तो उनके बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंबों की संख्या किस प्रकार से हम निकालेंगे कि कितना प्रतिबिंब बनेगा। जब दो वस्तु किसी भी कोण पे थीटा के जगह पर होगा 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, अगर इस तरह से लेकर रखा जाए तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो पहली का बात ये समझिए, यदि 360 डिग्री में जितना कोण देले रहेगा, मान लीजिए कि दो समतल दर्पण के मान लीजिए कि 30 डिग्री के कोण पर लेकर रखा गया है, मान लीजिए कितना डिग्री का, 30 डिग्री। तो ये दो समतल दर्पण को 30 डिग्री कोण पर झुका करके रखा गया है, तो इसके बीच प्रतिबिंब अगर यहाँ पे कोई वस्तु हो जाए, रख दिया जाए, तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा। इस चीज़ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री से जो 30 दिया है उसमें भाग देंगे। तो 360 से 30 में भाग दीजिएगा तब 12 होगा, अर्थात 12 प्रतिबिंब इसमें भाग देंगे, ठीक ना। तब 12 आया। तब 12 सम संख्या है। कह रहा है कि अगर सम संख्या आए तो प्रतिबिंबों की संख्या वस्तु की स्थितियों के अनुसार उसमें सर एक घटा देंगे। क्या करेंगे जी, एक घटा देंगे। तो 12 आया। तब 12 में सर एक जगह तक कितना होगा, 11, अर्थात 11 को प्रतिबिंब बनेगा जब दो समतल दर्पण को 30 डिग्री के कोण पर झुका के रखा जाए। तो अगर मान लीजिए कि 90 डिग्री पर झुका करके रखा जाए तो 9 चौका 36, 4 में सर एक घटा दीजिए 3, अर्थात 3 को प्रतिबिंब बनेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है, कई एग्जाम में आपको मिलेगा भी, देखे होंगे। अगर मान लीजिए कि भाग दिए हम और एक विषम संख्या या सम संख्या आएगा तो जितना भाग दिया में सर एक घटा देंगे। अगर विषम संख्या आए ना तो जितना होगा प्रतिबिंबों की संख्या उतना ही हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि 360 में हम 40 से भाग दिए तो 4 9 36, कितना है 9, अर्थात 40 डिग्री पर झुका करके दो समतल दर्पण को रखेंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आएगी, 9 आएगी। आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि भाग दें, एक विषम संख्या हो और वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी गई है। समद्विभाजक मतलब कि दो बराबर भागों में बांटने वाली जगह पर रखी गई है, तो प्रतिबिंबों की संख्या वही हो जाएगा, एक फिर माइनस कर देंगे, ठीक है। यदि भाग दे भिन्न संख्या है, मान लीजिए कि भाग दे पूरा कटे नहीं, तो पूरा जब कटेगा नहीं तो प्रतिबिंबों की संख्या उसके पूर्णांक के बराबर होगी, पूर्णांक के बराबर होगी। ओके, देखेंगे आगे। ओके, तो पूर्णांक में रहेगा। जैसे मान लीजिए कि 360 डिग्री में हम 45 से भाग दें, 45 से अगर भाग दिया जाए तो 9 5 45 और 9 चौका 36, अब 5 8 40 से कट जा रहा है। अगर नहीं कटे, जैसे मान लीजिए पूर्णांक बाता है 2.1/3 आ गया, तो जो ये पूर्णांक में होगा ना यही प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत, आइए समझते आगे। ताप बढ़ने पर भी सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है। इस बात को याद रखिएगा, जब ताप बढ़ेगा अपवर्तनांक घटेगा। अब किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए हम बताए थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटा उस माध्यम प्रकाश की चाल से जो भाग देते हैं और जो आता है वही मेरा क्या होता है, उसका अपवर्तनांक उस पदार्थ का होता है। जैसे कांच का अपवर्तनांक आपको निकालना है, तब निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर की बात कहा जाता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और कांच में हमको निकालना था, जिसमें निकालना होता है उससे क्या करते हैं कि निर्वात वाला भाग देते हैं। तो निर्वात में कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 2 सब खत्म हो गया, 3/2 के मतलब 1.5 होता है, 1.5 मतलब 1.5 होता है, ठीक है।
तो ताप अगर बढ़ाया जाए, ताप को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तो सामान्यतः उसका अपवर्तनांक जो होगा ना घटेगा, अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। लेकिन यह परिवर्तन बहुत ही कम होता है, ज़्यादा परिवर्तन होता नहीं है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। वही बात है, निरपेक्ष में अपवर्तन निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटे उस माध्यम प्रकाश की चाल। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटना। अब आपसे क्वेश्चन एसएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन दे दे तो आपका छूटेगा उठेगा नहीं। कैसे? तो दे देगा कि सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। सूर्योदय हो गया है, सूर्य उदय अभी नहीं हुआ है, फिर भी सूर्य दिखाई दे रहा है। सूर्य अस्त हो गया, फिर भी सूर्य दिखाई दे रहा है। ये किस घटना के कारण होता है? तो ये आपका किस घटना पर आधारित है? तो ये आपका प्रकाश के अपवर्तन पर है। तारा जो टिमटिमाता है, टिमटिमाने का मतलब है कि कभी ज़्यादा प्रकाश कभी कम प्रकाश देता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण भी प्रकाश का अपवर्तन है। पानी से भरे किसी बाल्टी की गहराई क्या होना, कम मालूम पड़ना, ये भी आपका क्या है कि मतलब उसका लगेगा कि कम गहरा है, तब प्रकाश का अपवर्तन है। अपना हाथ लेकर के डालिएगा तो आपका अंगुरिया मोटा मोटा दिखाई देगा, ये भी प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। मछली अगर जल में रहती है तो वो बड़ा दिखाई देती है अपने वास्तविक आकार से, ये भी आपका प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली का वास्तविक गहराई से कुछ मतलब कि ऊपर उठी हुई दिखाई देना, ये सभी जो है आपका प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया पर आधारित घटना है। कोई दिक्कत अभी से रिलेटेड आएगा तो मतलब अपने वास्तविक से ज़्यादा दिखाई देता है सब प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के द्वारा कौन कौन सी घटना होती है? तो देखिए क्रांतिक कोण, पहले इससे रिलेटेड बात जान लीजिए, उसके बाद इस पर घटना देखेंगे। जैसे मारीचिका का बनना, मारीचिका यानी मिराज का बनना, ठीक ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर घटना आधारित है। तब पहले जानेंगे हम लोग कि क्रांतिक कोण क्या होता है। तो सुनिए, क्रांतिक कोण जो होता है ना, सघन माध्यम बना वह आपतन कोण होता है। सघन, विरल माध्यम, सघन माध्यम। विरल मतलब कि घना, सघन मतलब घना, विरल मतलब फाका। जैसे कहे गाछी, पूरे जंगल आपका विरल हो गया, सघन हो गया। ओहो, देखिए सघन मतलब घना, जैसे जंगल हो गया घना हो गया, और चेवड़ा हो गया, चेवर मतलब कि पूरा फील्ड आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका विरल हो जाएगा, ठीक ना। तो क्रांतिक कोण जो होता है ना, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो वो कहलाता है क्या थी, आपका क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दे, अगर आपतन कोण का जो मान होगा वो क्या हो, क्रांतिक कोण से अगर थोड़ा अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता है। प्रकाश विरल माध्यम बिल्कुल ही नहीं जाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। अगर लेजर हो, लेजर लाइट हो, इस तरह से गिलास में अगर पानी रखा हो, ठीक ना, तब पानी अगर रखा हो, मान लीजिए कि पानी यहाँ तक ले भरा हुआ है, ठीक है, तो लेजर अगर मारिएगा ना तो ये इस तरह से जाएगा। लेकिन अगर इसको क्या कीजिएगा कि अगर इस आपतन कोण के मान क्रांतिक कोण से अगर थोड़ा अधिक कर दीजिएगा, थोड़ा सा अधिक जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा अधिक कर दीजिएगा तो जानते हैं रिफ्लेक्शन होने लगेगा। ये मत सोचिएगा ये प्रकाश इस तरह से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। यहाँ क्या होगा कि परावर्तन ऐसे जाएगा, ऐसे टकरा करके ऐसे निकलने लगेगा। तो ये जो होता है आपका प्रकाश विरल माध्यम से बिल्कुल ही नहीं जाती, बल्कि संपूर्ण प्रकाश क्या होता है, परावर्तित हो जाती है, लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। इस प्रकार घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इसी घटना पर आधारित कई मतलब जैसे होता है, जैसे मारीचिका यानी मिराज का बनना। अब ये दूसरी बात यह है कि अगर गर्मी के दिनों में रोड पे जा रहे हैं, हाईवे है, तो लगेगा कि दूर पानी है, लेकिन वो पानी वानी होता नहीं है। ये सब प्रकाश के ये क्या होता है, भ्रम वाला होता है। ये सब मतलब घटना आधारित है, आपका क्या थी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ओके, अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। और किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह चमकने लगता है। अगर कोई पृष्ठ पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा ना तो वो चमकेगा। तो चमकेगा कब, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तब। अब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न 2 शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। 2 शर्त अगर पूरा होगा तबे कोई चीज़
में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, तबे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हुआ, आपतन कोण का मान जो होता है, जो क्रांतिक कोण 90 डिग्री हो, जितना भी होगा क्रांतिक कोण उससे ज्यादा होना चाहिए, तबे क्या होगा कि आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होगा। और ये सब रेगिस्तान में ज्यादा होता है, ठीक है, जहाँ लगता है कि पानी है, नारियल का छाया मतलब खजूर उजूर के पेड़ का छाया दिखाई देता है कि पानी में कि पानी होगा, लेकिन भ्रम रहता है, पानी वानी होता नहीं है। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है हीरा का चमकना, तो हीरा चमकता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ठीक ना। रेगिस्तान में मरीचिका यानी मिराज का बनना, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जल में पड़ी प्रखनली का चमकना, जल में अगर प्रखनली रख दिए तो चमकेगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कांच में आई दरार का चमकना, कांच में जब दरार आ जाता है चमकता है, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, यानी प्रकाशिक तंतु क्या होता है। देखिए प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, सीधी सी बात है, सरल मतलब सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक कर्ककीय मतलब कर्क के आधार पर मार्ग में चलाया जा सकता है। किस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर। प्रकाशिक तंतु जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। जो प्रकाशिक तंतु होती है, ऑप्टिकल फाइबर जो होती है, ये सब क्या होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर के सिद्धांत पर आधारित होती है। एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता को कम क्षति पर, कम क्षय मतलब बिना हानि के एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जा सकता है। आसान चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा क्यों ना, कितना भी मार्ग टेढ़ा होगा ना, तो प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है, तो टेढ़ा मार्ग में तो वहीं में भूला करके रह जाएगा, ठीक ना। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश कितना हो टेढ़ा होगा ना, तो प्रकाश उसके माध्यम से क्या होगा, बिना ऊर्जा के क्षय का एक जगह से वो दूसरी जगह चला जाएगा। अब बुझिए कितना योगदान बड़ा है। अब प्रकाशिक तंतु का उपयोग किसमें किया जाता है, देखिए प्रकाशिक तंतु का जो उपयोग होता है, ये प्रकाश सिग्नलों को दूर संचार में, प्रकाश सिग्नल के दूर संचार में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है। विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में, विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदल करके प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में। मनुष्य के शरीर की आंतरिक भागों का परीक्षण करने के, अंदर के जो भी पाठ पुर्जा है उसका परीक्षण करने में, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में भी ऑप्टिकल फाइबर का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा चीज से भेजेंगे तो क्या होगा, लेजर नहीं रह जाएगा, ठीक ना। और वो में क्या होगा कि लेजर अपना आराम से चला जाएगा। अब देखिए लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हम जानेंगे, ठीक ना। उसके बाद दर्पण, दर्पण से तो हो गया, लेंस द्वारा देखिए सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए, दो गोलीय पृष्ठ से घिरे हुए अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। प्राय लेंस दो प्रकार के होता है, एगो कन्वेक्स होता है और एगो कनकेव होता है। एगो होता है उत्तल और एगो होता है अवतल। तो अवतल मतलब कनकेव, केव के जैसा, केव मतलब गुफा, जैसे ये हो गया आपका अवतल लेंस। देखिए यहाँ गुफा का टाइप क्या है ना, गोल गुफा कंदरा, ठीक ना। तो कनकेव, और उसके बाद होता है कन्वेक्स यानी उत्तल होता है। ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया आपका अवतल लेंस हो गया। ओके, तो आइए देखते हैं कुछ आगे और। अब देखिए गोलीय दर्पण से परावर्तन, तो लेंस कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस हो गया, ठीक है। हमारे आंख में उत्तल लेंस होता है, हम लोगों के आंख में उत्तल लेंस, आंख के द्वारा देख करके ही कैमरा बनाया गया, कैमरा में भी उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो होता है स्फेरिकल जो मिरर होता है, ये भी आपका दो प्रकार के होता है। बस एगो में खाली दर्पण लगा दीजिए, वो में लेंस था, में दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक ना। अब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, देखिए बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। बड़ी जिसका फोकस दूरी बड़ा होता है उसका उपयोग लोग दाढ़ी बनाने में करता है, क्योंकि बड़ा बड़ा दिखाएगा तो एक भी दाढ़ी कहीं से छूटेगा उठेगा नहीं। आँख कान नाक के गले के जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि इसको जांच करने के लिए मतलब देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में खोजने उजने में भी अवतल दर्पण और हेडलाइट में आगे फ्रंट वाला में, ठीक ना। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है किसका, आपका अवतल दर्पण का। तो क्वेश्चन वहाँ कैसे पूछेगा कि सोलर कुकर में उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन है, तो उत्तल अवतल समतल इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो कौन हो जाएगा जी, अवतल हो जाएगा, कोई दिक्कत। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति दिया है, ये कभी काल पूछता है, ठीक है ना। इसको चलिए उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है, इसको छोड़िए के चल रहे हैं। अब उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, देखिए उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु अगर स्थित होगी तो छोटा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब इसका उपयोग जान लीजिए। तो इसका उपयोग गाड़ी में बार बार ही तो पूछता है आपका
तो इसका उपयोग जो किया जाता है आपका गाड़ी के चालक के सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने के लिए, सीट के पास होने पीछे रहता है ना, मतलब कि जो लुकिंग गिलास जिसको बोलते हैं वो सब उत्तल दर्पण आता है। क्या रहता है? उत्तल दर्पण आता है। सोडियम परावर्तक लैंप में भी उसका उपयोग किया जाता है। प्रकाश का अपवर्तन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तो यार टेक केयर, गुड बाय।